जब क्रॉक्स के को-फाउंडर ने पहली बार 2002 में जूतों का प्रोटोटाइप देखा तो उनके मुंह से केवल यही शब्द निकले, दोज़ अगली। हालांकि किसी तरह दोज़ अगली शूज ने अरबों डॉलर की कंपनी बनाई और सेलिब्रिटीज द्वारा और यहां तक कि पेरिस फैशन वीक के रनवे पर भी पहने गए। वो तीन को-फाउंडर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ना होते हुए इतनी बेतहाशा सफल जूता कंपनी कैसे बनाई? क्या है सरप्राइजिंग अनटोल्ड ट्रुथ ऑफ क्रॉक्स? – 2002 में लिंडन हैंसन की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। वो अपनी पत्नी से अलग हो गए। लगभग उसी समय उन्होंने कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केटिंग में अपनी नौकरी भी खो दी और उनकी मां का कैंसर से निधन हो गया। उसकी परेशानियां अंतहीन लग रही थीं। जॉर्ज बॉडेकर और स्कॉट सीमेंस लिंडन के लंबे समय से दोस्त थे। उन्हें महसूस हुआ कि लिंडन को एक ट्रिप की आवश्यकता है, इसीलिए उन्होंने लिंडन को खुश करने के लिए कैरेबियन द्वीप समूह के चारों ओर एक क्रूज ट्रिप का प्लान बनाया। स्कॉट काफी सक्सेसफुल इन्वेंटर था और काफी प्रोडक्ट्स के पेटेंट भी बना लिए थे। इस यात्रा के टाइम वो 48 वर्ष के थे और एक तरह से सेमी रिटायर्ड भी हो चुके थे। जब वो एक साथ इस सेलिंग ट्रिप पर थे, स्कॉट ने लिंडन और जॉर्ज को रबर जैसे मटेरियल से बना हुआ सैंडल पहनने के लिए कहा, जिसे वो डेवलप कर रहा था। कनाडा की बिजनेस यात्रा के दौरान कुछ इसी तरह की सैंडल क्यूबेक की फोम क्रिएशंस इनकॉर्पोरेटेड नामक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा जूते का एक फर्स्ट वर्जन बनाया गया था। जूते रबर या प्लास्टिक के नहीं थे, वो वास्तव में एक स्पेशल रेजिन थे जो बदबू और पानी रेजिस्टेंट थे, बोट डेक पर स्लिप रेजिस्टेंट भी थे और वो पैर पर अच्छी तरह से सेट होता था। स्कॉट ने डिजाइन में एक ही समस्या देखी, वो ये था कि इसमें कोई बैक स्ट्रिप नहीं था, सो ही एडेड वन हिमसेल्फ। उन्हें बहुत उम्मीदें थी कि इन्वेस्टर्स को ढूंढने के बाद वो अमेरिका में क्लॉग्स के इस न्यू वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उत्साहपूर्ण अपने दो दोस्तों के सामने अपना नया आविष्कार रखा। हालांकि स्कॉट के इस विश्वास के बावजूद कि ये जूते बिकेंगे, उसके दोस्त जॉर्ज और लिंडन को संदेह था। जूते बहुत ही बदसूरत थे, लेकिन वास्तव में जूते पहनकर कुछ समय बिताने के बाद ये देखा गया कि ये रिमार्केबली लाइट एंड कंफर्टेबल हैं। वो लोग पूरी तरह अगली शूज को पसंद करने लगे, इतना कि उन्होंने एक साथ व्यापार करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कंपनी का नाम क्रॉक्स रखा क्योंकि इन जूतों मगरमच्छ की तरह जमीन और पानी दोनों में पहन सकते थे। अब जॉर्ज सेल्फ मेड व्यक्ति थे। उनका बचपन कठिन था, लेकिन उन्होंने 10 साल की उम्र में अपना खुद का घास काटने का व्यवसाय शुरू किया था। वो कॉलेज छात्रवृत्ति के साथ एक स्टार छात्र एथलीट बने थे। वो 100 से अधिक डोमिनोज पिज्जा फ्रेंचाइजी ओन करते थे। इस तजुर्बा की बदौलत सैंडविच चेन क्विज़नोस का एग्जीक्यूटिव भी बने थे। तो देखा जाए, इन तीन दोस्तों के बीच सिर्फ उनके पास उचित मात्रा में व्यावसायिक अनुभव था, लेकिन जूते के बिजनेस के बारे में किसी के पास कोई नॉलेज नहीं थी। न्यू बिजनेस के लिए पहला काम था एक ऐसा मॉडल बनाना जिसके तहत ये अजीब कैनेडियन जूते को अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो लिंडन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बनाने में जुट गए। स्कॉट ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर दिया और जॉर्ज ने चीजों को शुरू करने के लिए बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट किया। उन्होंने बोल्डर, कोलोराडो में दुकान खोली और अपने सप्लायर से प्रोडक्ट की फर्स्ट शिपमेंट का ऑर्डर दिया। अब चिंता यह थी कि ये प्रोडक्ट बाजार में कैसे बेचें। तीन दोस्तों ने यह फिगर आउट कर लिया था कि ये जूता कम से कम बोट डेक में काम आता है और 2002 में फ्लोरिडा बोट शो आ गए। उन्होंने एक स्टॉल लगाया। जो लोग स्टॉल के पास से गुजर रहे थे उनके सामने ये जूता लिटरली फेंक कर मारा और लोगों ने कहा कि ये जूता बहुत ही बदसूरत है, लेकिन उन्होंने लोगों को जस्ट एक बार ट्राई करने के लिए कहा एंड दिस वर्कड इनक्रेडिबली वेल। उन्होंने कथित तौर पर बोट शो में लगभग 200 जोड़े क्रॉक्स बेचे। क्रॉक्स के को-फाउंडर ने यह अनुमान नहीं लगा पाए कि क्रॉक्स न केवल बोट के लिए बल्कि हॉस्पिटल्स, किचन्स, रेस्टोरेंट्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। कहीं भी जहां वर्कर्स घंटों तक अपने पैरों पर दौड़ते हैं। इस पॉइंट्स पर क्रॉक्स को-फाउंडर को कोई अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है, लेकिन उन्हें इसका एहसास होने लगा था। अब वो एक अनटेप्ड मार्केट में एंट्री लेने जा रहे थे। कुछ क्रिटिक द्वारा इसे अनफॉर्चुनेट फेट बताया जाने के बावजूद क्रॉक्स बढ़ते रहे। ऐसे बहुत से लोग थे जो मानते थे कि क्रॉक्स जैसा जूता बस एक गुजरता हुआ फैशन है जो डूबने के लिए वेट कर रहा है। फिर भी ये असफल नहीं हो रहा था। क्रॉक्स ने 2003 में 76,000 जोड़ी जूते बेचे और 2005 और 2006 के बीच उनका रेवेन्यू 226% बढ़ गया। फाउंडर्स द्वारा उठाए गए वास्तव में
सेवी मूव्स में से एक फोम क्रिएशंस इंकॉर्पोरेटेड का अधिग्रहण करना था ताकि वे क्रॉसलाइट नामक फोम मटेरियल पर एक्सक्लूसिव राइट्स प्राप्त कर सकें, जिससे क्रॉक्स बनते थे। एक और समझदारी भरा कदम डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीस्टॉकिंग की एक यूनिक स्टाइल डेवलपमेंट करना था, जो उस समय फुटवेयर मार्केट में अनकॉमन था। रिटेलर्स को थोक में क्रॉक्स खरीदने और फिर न बेच पाने पर वापस ले जाने के बजाय वे मिनिमम 24 पेयर खरीद सकते थे और जब खत्म हो गए तो फिर से स्टॉक कर सकते थे। इससे रिटेलर्स रिस्क फ्री हो गया और यह इंश्योर हो गया कि सभी छोटे बड़े दुकानों में उनके जूते मिलने लगे। भले ही बहुत से लोगों को क्रॉक्स पसंद नहीं थे, लेकिन फैक्ट ये है कि ये टॉक ऑफ द टाउन बन गए, जो पब्लिसिटी के लिए बहुत काम आए। 2006 में उनके जूतों की मांग तेजी से बढ़ने के साथ क्रॉक्स का आईपीओ आया और उन्होंने $239 मिलियन रेज किया। फुटवेयर में इतना बड़ा आईपीओ पहली बार आया। इससे इसका मार्केट वैल्यू $1 अरब से अधिक हो गया। हालांकि इस रैपिड ग्रोथ से क्रॉक्स को फाउंडर और उनके शुरुआती निवेशकों ने लाखों कमाए, लेकिन एंडलेस एक्सपेंशन की मांगों को पूरा करना भी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। लिंडन ने टिप्पणी की, रैपिड ग्रोथ ने सभी को फाउंडर पर प्रभाव डाला क्योंकि वे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम करते थे। हालांकि ऐसा लगता है कि कुछ को फाउंडर के लिए यह अधिक कठिन था, क्योंकि 2006 के खत्म होते होते चीजें थोड़ी धुंधली होने लगी। आपको याद है को-फाउंडर जॉर्ज बोडेकर, जिन्होंने शुरुआत में नाव यात्रा पर लिंडन को आमंत्रित किया था, जहां से यह बिजनेस शुरू हुआ था। कंपनी के आईपीओ आने के कुछ ही महीनों बाद वो अपने साले को एक अनयूजुअल कॉल किया। उन्होंने साले के पुलिस बयान के अनुसार जॉर्ज ने कहा, मैं तुम्हें इतनी गहराई तक दफनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मैं तुम्हारा गला काटने जा रहा हूँ। लगभग 20 मिनट बाद जॉर्ज अपने बहनोई के कार्यालय में आया और उससे लड़ने की धमकी दी। जॉर्ज ने ऐसा क्यों किया यह तो क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ऑफिस और ऑफिस के बाहर से जॉर्ज का ऐसा क्रेजी बिहेवियर की खबर बार बार आने लगी। बार बार ऐसे कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट्स के चलते उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटाया गया, जिससे जॉर्ज और भी बौखला गया। शायद आपको समझ में आ रहा है, क्रॉक्स की कहानी में जॉर्ज एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। उनके बिना शायद यह कंपनी शुरू भी नहीं होती। शुरुआती वर्षों में कंपनी के प्रति उनके जुनून देखने लायक थे, लेकिन बाद में एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कहा था, आप ऑफिस में जॉर्ज बोडेकर नाम का उल्लेख नहीं करना चाहेंगे। ये अब क्रॉक्स में एक बैड वर्ड है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रॉक्स जितना संभव हो सके अपने को-फाउंडर से खुद को दूर कर रहे थे, खासकर तब से जब वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया कि उनकी प्रेमिका कार चला रही थी और उनकी प्रेमिका पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट थी। इस तथ्य के बावजूद कि वो स्पष्ट रूप से टेलर स्विफ्ट को डेट नहीं कर रहे थे और उनके साथ कार में कोई और था भी नहीं, उनकी इमेज बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, जो निश्चित रूप से क्रॉक्स के लिए अच्छा नहीं था। जब जॉर्ज क्रॉक्स का सीईओ पद से स्टेप डाउन किया, तुरंत लिंडन का दोस्त रॉन स्नीडर उनकी जगह लेने लगा। ये रॉन स्नीडर वो व्यक्ति था जिसने लिंडन के बुरे वक्त में साथ दिया था। एज अ सीईओ रॉन क्रॉक्स को एक नई ऊंचाई पर ले गए। उनके टाइम पे क्रॉक्स का मात्र 2 मॉडल से लगभग 250 तक पहुंच गया। रेवेन्यू एंड स्टॉक वैल्यूज लगातार बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि इसी टाइम क्रॉक्स इंटरनेशनली अवेलेबल होने लगा। उन्होंने जिपबिट्स जैसी कंपनियों का भी अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। क्रॉक्स ने डिज्नी और एनबीए जैसी कंपनियों के साथ लाइसेंसिंग समझौते भी स्थापित किए। इस समय वे अनस्टॉपेबल लग रहे थे। यह 2007 तक था जब चीजें बदलनी शुरू हुई। कई अन्य कंपनियों की तरह 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्रॉक्स के लिए बड़ी बाधाएं लेकर आया। उपभोक्ता खरीदारी नहीं कर रहे थे, स्टॉक भी गिरने लगे। क्रॉक्स ने नेगेटिव रेवेन्यू प्रोजेक्शन की घोषणा की और आने वाले वर्षों में उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी की और शेयर बाजार में स्ट्रगल करता रहा। फिर 2008 में इन फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच सिलेक्ट एलएलसी नामक एक कंपनी ने यह आरोप लगाया कि क्रॉक्स ने क्रॉसलाइट के एक्सट्रीमली सिमिलर मटेरियल के लिए 1999 के पेटेंट का उल्लंघन किया है। इसके अलावा क्रॉक्स के समान दिखने वाले निर्माताओं ने कहा कि क्रॉक्स एक इटालियन जूते की तरह दिखता था, जो क्रॉक्स से काफी पहले मौजूद था, जिसके बारे में स्कॉट को कथित तौर पर पता था। ये सब होते देख उनके स्टॉक प्राइस में और गिरावट आई। फिर भी क्रॉक्स अभी भी यहाँ है और फल फूल रहा था। इतना नेगेटिवली होते हुए भी क्रॉक्स वापस कैसे आया? रैपिड ग्रोथ कोई कंपनी के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन ज्यादातर बिजनेस के लिए यह अनस्टेनेबल हो जाती है।
2008 से 2018 के बीच में ओवर एक्सपेंशन एंड एक्सेसिव इन्वेंटरी क्रॉक्स को डुबा रहा था, लेकिन स्मार्ट मार्केटिंग के बलबूते क्रॉक्स स्टॉक बाउंस बैक करना शुरू किया। एट दिस पॉइंट क्रॉक्स ने बहुत अच्छे डिजाइन ट्राई किए, बट अल्टीमेटली उन लोगों को समझ आ गया था कि क्रॉक्स के बारे में कोई न्यूट्रल नहीं है, या तो लोग लव देम और हेट देम। सो क्रॉक्स पोलराइजेशन शुरू किया। क्रॉक्स ऐसा दिखना शुरू किया। क्रॉक्स कंज्यूमर बोल्ड है, कूल है, केयर फ्री है, लोग क्या कहेंगे ये डर उनको सताता नहीं। ये मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कई सारे स्ट्रेटेजिक सेलिब्रिटी पार्टनरशिप्स किए गए, जैसे कि जस्टिन बीबर एंड पोस्ट मेलन के साथ। इवन केंटकी फ्राइड चिकन के साथ में कोलैबोरेशन किया गया, जिसके तहत जूते से लिटरली चिकन का स्मेल आता था। क्रॉक्स तुरंत ट्रेंड पकड़ लेता था। ट्रेंडी डिजाइन इंस्टेंटली सोल्ड आउट भी हो जाता था। बेसिकली एग्रेसिव कोलैबोरेशन की रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। विशेष रूप से उन सेलिब्रिटी पर फोकस किया गया जिनके बारे में उन्हें पता था कि इससे बहुत सारी सुर्खियां मिलेंगी। क्रॉक्स हैव पार्टनर्ड विद शीरो कैरियल, सुन्ना या हाई एंड फैशन मॉडल द्वारा पहना जाना एंडलेस प्रचार मिलता था। पैंडेमिक क्रॉक्स के लिए एक वरदान साबित हुए। जब ज्यादातर कंपनी डूब रही थी, तब क्रॉक्स की सेल स्काई रॉकेट हो रही थी। इनफैक्ट 2020 के इतिहास में सबसे अच्छा साल था क्रॉक्स के लिए। कस्टमर ने स्टाइल से ज्यादा आराम को चूज किया। स्टॉक वैल्यू 300% नई हाई बनी। क्रॉक्स ने बहुत सारे एक्सपेंसिव रिटेल शॉप्स बंद कर दिए, ऑनलाइन सेल में ज्यादा ध्यान लगाया। 2021 में $2.3 बिलियन का रिकॉर्ड हाई रेवेन्यू रिपोर्ट किया। क्रॉक्स हर वक्त टाइम के साथ अपने आप को चेंज करता, मार्केटिंग बदलते रहा और एक अगली शूज से $2.3 बिलियन की कंपनी बना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अब बस स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।